सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दोस्तों हिंदी में इसे कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र कहा जाता है। ये टॉपिक थोड़ा इजी है पर ट्रिकी होता है और आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू अपन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले सभी बायोलॉजी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। ठीक है, तो मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। याद रखना, सफलता की गारंटी ओनली ऑन बायोमास्टर लोकी। ठीक है, चलो भाई, अब एक बात बता दूं आपको, टेलीग्राम चैनल आप बायोमास्टर लोकी का अभी ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पर सारे अपडेट्स और ये जो क्वेश्चन सीरीज है वो वहां पर डाला जाता है ना। ये जो क्वेश्चन के पीडीएफ है वहां पर मिल जाएगा। लाइव साइंस ट्यूटोरियल हमारा वेबसाइट है, वहां पर जाके आपको पेड कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ठीक है, हमारे द्वारा क्या क्या पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो पीजीटी बायोलॉजी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं आपको तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दो, है ना, और लाइक भी कर देना। ठीक है, बायोमास्टर लोकी का इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आपको बहुत सारे बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज द मोस्ट वेरिएबल इन ड्यूरेशन। ठीक है, कोशिका चक्र का कौन सा चरण समय की अवधि में सबसे अधिक परिवर्तनशील होता है ना। तो अगर मैं आपको देखो स्टार्टिंग में बता देता हूं सेल साइकिल का, ठीक है, कि कितने चक्र होते हैं, कितने मतलब साइकिल में कितने फेज होते हैं। ये एक सेकंड गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहां पर आप ध्यान देना, ऐसे करके कुछ 4 फेज होते हैं सेल साइकिल में। ठीक है ना, पहला फेज क्या कहलाता है, ये छोटा, सबसे छोटा फेज, सबसे स्मॉलेस्ट फेज एम, फिर G1 G2, सॉरी G2 नहीं, एस एंड G2, ऐसे 4 फेज होते हैं। अब इनमें से ये जो G1 S एंड G2 है, ये तीनों पार्ट किसके हैं पता है, ये तीनों है इंटरफेज के अंदर आते हैं। इंटरफेज मतलब याद रखना सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं, एक होता है इंटरफेज और दूसरा क्या होता है, एम फेज। ठीक है, तो इंटरफेज के 3 पार्ट हैं, G1 S और G2, और एम फेज के भी 4 पार्ट होते हैं। आप याद रखना क्या क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, PMAT, पीमैट। ठीक है, प्रीमैट बोल सकते हैं आप। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये एम फेज का पार्ट होता है। ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे 4 फेज होते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद फिर यहाँ पर एम फेज के बाद फिर साइटोकाइनेसिस आता है जहां पर सेल का डिवीजन होता है। तो ये फेज आप याद रखो, सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से बनने हैं। ठीक है, यहां पर यही बोल रहा है कि कौन से फेज में, कौन से सेल साइकिल के चरण में सबसे ज्यादा वेरिएबल होता है, परिवर्तनशील होता है। तो आप याद रखना यहां पर G2 फेज है ना, G1 फेज है, G1 फेज, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, वेरिएबल फेज है, ये सबसे ज्यादा परिवर्तनशील है ये। क्यों, क्योंकि G1 के बाद आता है S, उसके बाद आता है G2 और फिर आता है M फेज। ठीक है, ये वैसे सीक्वेंस अपन ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे रख सकते हैं अपन, ये G1 फिर S और ये G2, ऐसे रखना। और याद रखना इनमें से सबसे बड़ा कौन सा फेज होता है, तो G1 सबसे बड़ा फेज, फिर S, उसके बाद फिर G2 और उसके बाद आता है M फेज। ठीक है, G1 सबसे ज्यादा देर तक चलता है। ठीक है, ये बात याद रखना आप। तो G1 के बाद आता है S फेज, फिर G2 फेज आता है, फिर M फेज आता है, M फेज के चारों फेज, उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस, ये पूरा एक साइकिल चलते रहता है ना। तो यहां पर सबसे ज्यादा चेंजेस, बदलाव G1 फेज में आता है, याद रखना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड नंबर की बात करेंगे, है ना। इन विच फेज डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर। ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब ऐसा कोई भी बायोलॉजी के एग्जाम में जिसमें ना ये क्वेश्चन ना आए, है ना। तो चलो यहां पर एस फेज है ना, इसी में ही क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, जीवन में क्या होता है, एस में जो प्रोसेस होना है उसकी तैयारी जीवन में होता है, जिसको ग्रोथ 1 फेज बोलते हैं, गैप 1 फेज बोलते हैं या ग्रोथ फेज बोलते हैं। G2 में भी ग्रोथ होता है, लेकिन G2 में किसकी तैयारी होंगी, G2 के बाद आने वाला जो फेज है, M फेज है, इसके लिए तैयारियां G2 में होती है, और S फेज में जो प्रोसेस होता है उसके लिए तैयारियां G1 फेज में होता है। तो याद रखना S फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, S फेज में ही होता है। चलो भाई अब आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस। भाई माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस, यहां पर ये मिथोसिस मत याद रखना, आप क्या याद रखना, माइटोसिस को क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन।
ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन, और ये होता है माइटोसिस। माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस को क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन बोलते हैं। और वही अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस। ठीक है, ये मियोसिस आप याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहां पर पूछा जा रहा है समसूत्री विभाजन, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जब डिवीजन होता है एक सेल से दो सेल बनते हैं समसूत्री विभाजन में, माइटोसिस में। तो यहां पर जो पेरेंट सेल होता है और ये डॉटर सेल होते हैं, दो डॉटर सेल बनते हैं, है ना। तो पेरेंट सेल का जितना कंटेंट होता है उतना ही डॉटर सेल्स में भी पहुंचते हैं। अगर पेरेंट सेल के पास में 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल के पास भी 46 ही पहुंचेगा। यहां पर कोई भी आधा नहीं होता, कोई भी कंटेंट, है ना, समान पहुंचता है, इसीलिए इसको समसूत्री बोलते हैं। और अर्धसूत्री में याद रखना, अर्धसूत्री में क्या होता है, एक सेल से पहले दो सेल बनेंगे जिसको M1 फेज बोलेंगे, मियोसिस 1 बोलते हैं। उसके बाद फिर एक और फेज होता है जिसको क्या बोलते हैं, मियोसिस 2 बोलते हैं। और यहां पर क्या होता है, दो सेल से चार सेल बन जाते हैं। तो मतलब कि अल्टीमेटली मियोसिस से सीधा 4 सेल बनता है, ये आप याद रखना। और इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है उसके पास जितने क्रोमोसोम होंगे उसका आधा पहुंचता है डॉटर सेल्स में, है ना। तो ये 23, 23, 23, 23 ऐसे 4 सेल बन जाते हैं। ये होता है मियोसिस में, इतना आपको याद रख लेना है। अब इसी से आगे क्वेश्चन बनाएंगे अपन। बोला जा रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है माइटोसिस में क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए। तो यहां पर स्पिंडल फाइबर है ना, ये क्रोमोसोम से जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाए तो ये इस तरीके से क्रोमोसोम होता है जिसके ये क्रोमेटिड्स, यहां पर बीच में सेंट्रोमियर होता है। तो देखो क्रोमेटिड्स, इसी को ही क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर, यहां पर एक प्रोटीन होता है ना, ये प्रोटीन ऐसे काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर के पास में एक प्रोटीन होता है जिससे कि स्पिंडल फाइबर आके जुड़ते हैं काइनेटोकोर से। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, स्पिंडल फाइबर कहां से जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, याद रखना। ठीक है, सेंट्रोमियर, ये रहा सेंट्रोमियर। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि क्रोमोसोम के मूवमेंट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल, तो भाई स्पिंडल फाइबर ही आके जुड़ता है और क्रोमोसोम को इधर उधर मूवमेंट करवाता है। ठीक है, इसका आंसर ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल अकर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो पशु कोशिकाओं में, है ना, साइटोकाइनेसिस किसके गठन के माध्यम से होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन। तो सेल का डिवीजन एनिमल सेल में कैसे होता है, यहां पर ये क्लीवेज फर बनता है। क्लीवेज फर मतलब सपोज ये है सेल, इसका डिवीजन हो रहा है, तो ये कैसे बनेगा, इस तरीके से, ये क्लीवेज फर बन रहा है ऐसे। ये है साइटोकाइनेसिस किसमें, एनिमल में। और प्लांट सेल की बात होती है तो प्लांट सेल में ऐसे बीच बीच से सेल प्लेट बनता है, और ये सभी सेल प्लेट वैक्यूल्स, छोटे छोटे वेसाइकल बनते जाते हैं और यही जुड़ के फिर पूरे सेल को अलग कर देते हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल में होता है। तो इसका आंसर हो जाता है क्या, क्लीवेज या फरो बनना। ठीक है, इसमें एनिमल सेल में। अब चलो बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। द सेंट्रोमियर इज रीजन वेयर, सेंट्रोमियर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर, सेंट्रोमियर में क्या होता है, तो द न्यूक्लियस डिवाइड्स, सेंट्रोमियर में न्यूक्लियस डिवाइड करता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। नाभिक विभाजित होता है क्या, नहीं। क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर, क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं। क्रोमोसोम्स आर डिग्रेडेड, क्रोमोसोम्स नष्ट हो जाते हैं, या डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो यहां पर पूछा गया है क्या, सेंट्रोमियर की बात हो रही है, ऐसे क्रोमोसोम होता है तो ये बीच के एरिया को बोलते हैं सेंट्रोमियर। यहां पर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर, तो दो क्रोमेटिड हैं, ये दोनों आपस में आकर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये होता है कहां पर, सेंट्रोमियर में। तो इसका आंसर हो जाता है क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर, मतलब क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं सेंट्रोमियर रीजन से। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज, तो ये तो अभी पढ़े थे अपन, G1 फेज होता है लॉन्गेस्ट फेज, है ना। सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है क्या, ये सबसे शॉर्टेस्ट, है ना। बोला जा रहा है कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है, तो ये G1 होता है, लेकिन सबसे छोटा चरण शॉर्टेस्ट होता है M फेज। ठीक है, चलो सेवेंथ क्वेश्चन, विच चेक पॉइंट इंश्योर दैट ऑल डीएनए हैज बीन रेप्लिकेटेड प्रॉपरली, तो डीएनए प्रॉपरली रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं, है ना। कौन सा चेक पॉइंट यह सुनिश्चित करता है कि सभी डीएनए सही ढंग से प्रतिकृत हुए हैं कि नहीं, सही ढंग से डीएनए डबल हुए हैं कि नहीं, रेप्लिकेट हुए नहीं है कि नहीं। तो इसको बताने के लिए क्या देख सकते हैं हम लोग, सेल साइकिल के 4 फेज बनाएंगे, यहां पर G1, S, G2 और M। तो रेप्लिकेशन कहां पर हो रहा है, S फेज में। यहां पर हो रहा है क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। अब भाई डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद ही तो हम लोग को चेक करना है कि प्रॉपर रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं। तो S के बाद कौन आता है, G2 आता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, G2 चेक पॉइंट। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस, निम्नलिखित में से कौन सा मिथोसिस नहीं, समसूत्री विभाजन का पार्ट नहीं है, माइटोसिस का पार्ट नहीं है? तो प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज भी होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस माइटोसिस के बाद होता है। ठीक है, चलो बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल, है ना, जनन कोशिकाओं में या जर्म सेल्स में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है ना? रिप्रोडक्टिव सेल में कौन से डिवीजन होते हैं? तो याद रखना, माइटोसिस सभी सेल्स में होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के, जर्म सेल को छोड़कर। बट मियोसिस सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होते हैं, याद रखना, है ना। माइटोसिस जितने भी सोमैटिक सेल होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, इनमें होता है माइटोसिस, लेकिन मियोसिस ये कहां होता है? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल में ही क्या होता है? मियोसिस होता है, याद रखना। रिप्रोडक्टिव सेल या जनन सेल, ठीक है, जनन कोशिकाओं में होता है क्या? मियोसिस। तो यहां पर पूछा क्या गया है कि विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल? मियोसिस, बिल्कुल मियोसिस होगा इसका आंसर। ठीक है, 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना। 10th क्वेश्चन बोल रहा है ड्यूरिंग विच फेज डू द क्रोमोसोम अलाइन एट द सेल इक्वेटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस चरण के दौरान क्रोमोसोम कोशिका के विषुवत रेखा पर आ जाते हैं। तो अगर हम सेल को ऐसे बनाएंगे तो ये जो बीच में इक्वेटर में, है ना, कौन से मतलब क्रोमोसोम इस तरीके से ऐसे बीच में आ जाते हैं, है ना, ऐसे, ये ऐसे कौन से फेज में? तो ये होता है मेटाफेज में। और मेटाफेज में ही हम लोग क्रोमोसोम को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं। कब? क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे अच्छा क्रोमोसोम को देखने का फेज कौन सा होता है? मेटाफेज ही होता है। यहीं पर ही क्रोमोसोम प्रॉपर अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस? तो ये तो अभी बताया मैं, मियोसिस से 4 सेल बनते हैं, बट माइटोसिस से 2 सेल बनते हैं। ठीक है, 12th क्वेश्चन, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स? ठीक है, माइटोसिस के कौन से फेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से ऐसे अलग होते हैं? तो ये इस वाले फेज की बात की जा रही है ना। यहां पर सेंट्रियोल, ये क्रोमोसोम ऐसे अटैच रहे, सॉरी स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच रखते हैं, है ना। एक सेकंड, ये यहां पर ये क्रोमोसोम ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा फेज है? इसी फेज की बात की जा रही है। तो ये एनाफेज में होता है। ठीक है, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज। तो एनाफेज में ही अलग होते हैं हमारे क्रोमेटिड्स माइटोसिस में। ठीक है ना, याद रखना, क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम क्या है? दोनों सेम ही है, मतलब क्रोमोसोम का पार्ट ही है क्रोमेटिड। ठीक है, चलो 13th क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द मेन इवेंट इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल? अभी देखे थे एस फेज में क्या होता है, मेन इवेंट क्या है एस फेज का? तो डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, बाकी सब नहीं होगा। ठीक है, बात करेंगे 14th क्वेश्चन की। विच स्ट्रक्चर डिसअपियर ड्यूरिंग प्रोफेज एंड रीअपियर ड्यूरिंग टीलोफेज? तो 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इनमें से प्रोफेज में कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो डिसअपियर होता है, और टीलोफेज में, लास्ट फेज में, वो स्ट्रक्चर फिर से रीअपियर हो जाता है, फिर से आ जाता है ना। कौन सा ढांचा प्रोफेज के दौरान गायब हो जाता है और टीलोफेज के दौरान फिर से प्रकट हो जाता है? वाह, प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका आंसर होगा, स्पिंडल फाइबर नहीं होगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर तो बनता है, गायब नहीं होता है ना। फिर सेंट्रियोल भी नहीं होगा और क्रोमेटिड्स भी नहीं होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये प्रोफेज में गायब होता है और टीलोफेज में ही वापस आ जाता है। ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? एनाफेज 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि प्रोफेज में ना मियोसिस में 2 फेज होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 होगा, और मियोसिस 2 में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के दो करके प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ऐसे 4 फेज इसमें भी होते हैं। लेकिन प्रोफेज 1 में, मतलब जो मियोसिस 1 है उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, बट मियोसिस 2 में क्रोमेटिड्स अलग होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। मियोसिस 1 में
होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, और उसमें भी क्रोमोसोम अलग कब होता है, तो एनाफेज में अलग होता है, इसीलिए एनाफेज 1 में जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। चलो 16th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल रिमेन्स इन द जी नॉट फेज। जी नॉट फेज ऐसा फेज होता है जो कि G1 फेज के पास प्रेजेंट होता है, और इस फेज में सेल जाता जरूर है, बट उसको जब जरूरत पड़ती है तो वो वापस आ भी सकता है सेल साइकिल में। मतलब होता क्या है, इसको अरेस्टेड फेज बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है कि सेल जो है ना अपने सेल साइकिल से बाहर आ गया है, वो सेल साइकिल कर ही नहीं रहा है ना, अपना जो चक्र है उसको चला ही नहीं रहा है, तो ये जी नॉट फेज में जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। यहां पर सेल क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है ना। तो यहां पर सेल की डेथ नहीं हुई है और वो डिवाइड भी नहीं कर रहा है, लेकिन सेल बिल्कुल मेटाबॉलिकली क्या है, एक्टिव है। सेल प्रॉपर काम कर रहा है, सब चीज उसमें हो रहा है, बस डिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर पूछा वही जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जी नॉट फेज में रहती है ना। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जी नॉट फेज में रहती है, तो बिल्कुल नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं करता, ठीक है, तो नर्व सेल जी नॉट फेज में रहता है। बात करेंगे 17 क्वेश्चन की, क्रॉसिंग ओवर अकर इन विच फेज ऑफ मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के कौन सा फेज में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, क्योंकि प्रोफेज 1 में क्या होता है, 5 फेज और होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, है ना, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ठीक है, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस, ये 5 फेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। इसमें भी पैकेटिन फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रोफेज 1 के ही 5 फेज होते हैं, जिसमें पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो प्रोफेज, यहां पर पैकेटिन तो दिया नहीं है, तो प्रोफेज 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 18th क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल रिप्रेजेंट्स द माइटोटिक फेज, ठीक है, कोशिका चक्र का कौन सा चरण माइटोटिक चरण से पहले आता है, ठीक है, विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल प्रीसीड्स द माइटोटिक फेज। तो एम फेज के पहले कौन आता है, G2 फेज आता है ना, ये हम लोग देखे थे ऐसे, G1 S G2 और ये माइटोटिक फेज, तो एम फेज के पहले कौन आ रहा है, G2 फेज आ रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, G2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे 19th क्वेश्चन की, है ना, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो ये तो अभी देखे थे, माइटोसिस में प्रोफेज में ही हमारा जो नाभिकीय झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो गायब हो जाता है, ठीक है, यही बोला गया है, माइटोसिस के किस चरण में नाभिकीय झिल्ली गायब हो जाता है, तो ये प्रोफेज में गायब होता है, लेकिन टीलोफेज में ये क्या हो जाता है, रीअपियर, ठीक है, फिर से आ जाता है, रीअपियर हो जाते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की बात की जा रही है, डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए के सुलझने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, डीएनए से ही डीएनए, ठीक है, इसको ऊपर लिखेंगे थोड़ा, डीएनए से डीएनए के बनने का जो प्रोसेस है, इसी को ही क्या बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन। तो इस रेप्लिकेशन के दौरान कौन सा एंजाइम जो है वो डीएनए के जो डबल हेलिक्स होता है ऐसे, इसको अनवाइंड या ओपन करता है, तो यहां पर हेलिकेज इसका आंसर आ जाएगा। हेलिकेज ही डीएनए के डबल स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है, ओपन करता है। डीएनए पॉलीमरेज तो क्या करता है, डीएनए चेन को बनाता है, पॉलीमराइजेशन करता है ना। और लाइगेज छोटे छोटे जो गैप रह जाते हैं उसको फिल करने का काम करता है। प्राइमेज छोटे छोटे प्राइमर बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है हेलिकेज, जो डीएनए को अनवाइंड करता है। चलो आज का 20 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। चलो तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यार वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलो भाई, बाय मास्टर लोकी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।